तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल मांगा एक्सप्लेनर में। तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ रीबॉर्न एज द हेवनली डीमन के चैप्टर नंबर 64 को। और अगर अभी तक आपने इसके प्रीवियस एपिसोड्स को नहीं देखा है तो उसे भी जाकर के जरूर से ही देख लेना। तो फिर बिना किसी तरीके शुरू करते हैं आज की अपनी इस वीडियो को। तो कहानी के स्टार्टिंग के सीन में हम देखते हैं हमारे लीड वन को, जो माउंटेन्स के बीच में बैठ करके अपने वहाँ पे कल्टिवेट स्टेट में प्रैक्टिस कर रहा होता है। फिर वो कहता है कि मैंने अपनी लाइफ में पहले एक पर्सन से फाइट करी थी, जो कि था ब्लड हेवन डिवाइन कल्ट का लीडर। और ऐसे कहते हुए हम देखते हैं लीड वन की मेमोरी में, जहाँ वो सिर्फ फाइट करने की पोजीशन में आ जाता है और अपने आसपास वो अपनी की को इकट्ठा करता हुआ सामने देखते हुए कहता है कि मैं जरूरी इसे हरा दूंगा, क्योंकि मैं अब यूज करने वाला हूँ अपनी इमोर्टल क्रेन सीक्रेट आर्ट को। और ऐसा कहते हुए जो लीड वन होता है वो सामने की तरफ एक काफी ज्यादा खतरनाक अटैक को परफॉर्म करता है। बट हम देखते हैं उसके सामने वो जो बूढ़ा पर्सन होता है, यानी वो कल्ट का लीडर, वो सिर्फ अपने एक ही पाम अटैक से उसके पावरफुल अटैक को ब्लॉक कर देता है। फिर वो अपने डार्क से ऑरा को रिलीज करता हुआ लीड वन के ऊपर अटैक करता है। लीड वन भी उसके अटैक को डॉज करने की कोशिश करता है, जहां वो अपने पंच में पावर को इकट्ठा करते हुए उस सेक्ट लीडर की बॉडी में एक जोरदार पंच लगा देता है। उसका इम्पैक्ट इतना खतरनाक होता है कि वहां पर पूरी तरीके से जो पावर्स होती है वो अनलिश हो जाती है। बट हम देखते हैं जो हमारा लीड वन होता है वो काफी ज्यादा घायल हो जाता है, क्योंकि वो जो सेक्ट का लीडर था वो सिर्फ अपने एक ही पाम से उसके इस खतरनाक अटैक को काफी आसानी से ब्लॉक कर लेता है। और फिर वो लीड वन के ऊपर भी बहुत तेजी से अटैक करता है, पर जो लीड वन होता है वो कंटिन्यूसली उसके अटैक्स को डॉज कर रहा होता है। जहां पर वो जो पर्सन होता है वो इतना खतरनाक अटैक करता है कि लीड वन को उसे संभलने का मौका ही नहीं मिलता और वो वहीं पे नीचे गिर करके अनकॉन्शियस हो जाता है। हम देखते हैं वो वापस अपने ड्रीम वर्ल्ड में उसी जगह पर आता है और वापस उस पर्सन से लड़ाई करता है। ये सारी चीजें सेम तरीके से रिपीट होती है, बट अब की बार वो जो लीडर होता है वो अपनी इतनी खतरनाक पावर से लीड वन के ऊपर अटैक करता है कि हम देखते हैं उसका जो लेफ्ट आर्म होता है और उसकी हाफ बॉडी लेफ्ट साइड की वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाती है। लीड वन भी ये देख करके काफी ज्यादा हैरान हो जाता है कि आखिरकार ये जो पर्सन है ये कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ऐसे कहते हुए वो अपने माइंड में ही कल्टिवेट करते हुए कहता है कि अभी मैं अपनी करंट इमोर्टल क्रेन सीक्रेट आर्ट की वजह से इससे फेस नहीं कर पाऊंगा, मुझे इन फ्यूचर और भी ज्यादा पावरफुल होना पड़ेगा। और अगर मैं अचीव कर लेता हूँ अपनी कंप्लीट मास्टरी को तो हो सकता है कि मैं फ्यूचर में उसे किल कर दूं, पर अभी भी मेरे पास कोई भी ऐसा रास्ता नहीं है कि आखिरकार मैं इसे किस तरीके से करूंगा। ऐसे कहते हुए वो अपने मन में ही बार बार उस जगह पर जाता है और बार बार उस पर्सन से लड़ाई करते हुए कहता है कि इस समय पर मैं अपनी सारी की सारी सोल चेजिंग ऑरा स्वॉर्ड की जो पावर है उसे कंबाइन कर रहा हूँ अपनी इमॉर्टल क्रेन सीक्रेट आर्ट से, ताकि मैं उसके साथ फाइट कर सकूं। और ऐसा कहते कहते जो लीड वन होता है वो फाइटिंग कंटिन्यूअसली करता है। हम देखते हैं वो इतना ज्यादा थक जाता है कि वो वहीं पे बैठ करके हाफने लग जाता है। फिर वो मेडिटेट करते हुए कहता है कि ये सिर्फ पागलपन है, दो तरीके की मार्शल आर्ट को कंटिन्यूअसली एक साथ मास्टर करना, पर मैं इससे बिल्कुल भी गिव अप नहीं करूंगा। वो सामने देखते हुए कहता है कि मैं जल्दी ही फाइंड कर लूंगा ऐसे तरीके को जिसे मैं अपनी मार्शल आर्ट को कंबाइन करते हुए अपनी एनिमीज को हराने की कोशिश करूं। इसके बाद ये सीन यहीं पे शिफ्ट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं लीड वन को और ग्वांटू को, जो कि एक होटल में बैठ करके वहां पर ड्रिंक कर रहे होते हैं। जहां पर जो ग्वांटू होता है वो ड्रिंक करने के बाद लीड वन की तरफ देखते हुए उससे कहता है कि मुझे लगता है सबसे बढ़िया चीज यही है कि आप प्रैक्टिस करने के बाद एक कप वाइन का ले लो, और इससे बढ़िया चीज यहाँ पर क्या ही मिल सकती है। लीड वन उससे कहता है कि हाँ, मैं भी इस बात को एडमिट करता हूँ। वो सामने की तरफ देखते हुए अपने मन में कहता है कि मैं एक ऐसे पर्सन के साथ यहाँ पर बैठ करके ड्रिंक कर रहा हूँ जिसे मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ, और इसी वजह से ये जो मेरी मेमोरी है ये एक इंजॉयबल मोमेंट बन चुका है मेरे लिए। तो साइड में देखता है जहाँ कोई पर्सन कहता है कि क्या तुमने ये बात सुनी या नहीं सुनी। हम देखते हैं वहाँ पे एक पर्सन को जो साइड में से जा करके किसी से कहता है कि जो डिसाइपल है डिकीज युआन नैन फैमिली का, उसने सुसाइड कर लिया है। इसकी बात सुन करके जो लीड वन होता है वो काफी ज्यादा हैरानी से उसी की तरफ ही देख रहा होता है, क्योंकि ये लोग बात कर रहे थे मिस सॉन्ग के ब्रदर की। वो उसके बारे में याद करते हुए कहता है कि आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है कि युआन नैन के जो डिसाइपल है उसने सुसाइड कर लिया। जो ग्वांटू के पीछे जो लोग होते हैं वो वहाँ पे बड़बड़ा रहे होते हैं कि क्या तुमने इस बारे में सुना कि जो युआन जू है उसके साथ क्या हुआ। तो वहाँ दूसरा पर्सन कहता है कि हाँ, ये बात सही है, वे कह रहे थे कि उन्होंने सुसाइड कर लिया है क्योंकि वो इस गिल्ट में थे, क्योंकि वो अपने मास्टर को प्रोटेक्ट नहीं कर पाए। उसकी बात सुनकर के जो लीडर होता है वो भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और उस पर्सन के बारे में बताते हुए कहता है, उसे देखते हुए ऐसा लगता है कि वो कोई भी एक वीक पर्सन नहीं है और वो ऐसी बेवकूफ वाली हरकत तो नहीं करेगा कि उसके मास्टर के बाद उसकी डेथ हो जाए। मुझे तो लगता था कि उसका जो फ्यूचर है वो और भी ज्यादा लंबा है, पर उसकी ये सुसाइड की बात सुन करके मुझे इस बात पे शक हो रहा है और मुझे नहीं लगता कि ये जो सारी चीजें लोग बोल रहे हैं ये सच भी होगी। जहाँ हम देखते हैं वहाँ पे वो जो लोग होते हैं वो आपस में बड़बड़ा रहे होते हैं, ये तो सिर्फ एक बेकार सी चीज है, एक यंग टैलेंट को इसी तरीके से वेस्ट कर देना। जहाँ दूसरा पर्सन कहता है, देखने से ऐसा लगता है कि वो अपनी मास्टर के लिए कुछ ज्यादा ही फीलिंग रखता था। इसी तरीके से बाकी के लोग भी आपस में बात करते हैं। कोई कहता है अपनी प्रेस्टीज के लिए उसने अपने सेट को भी छोड़ दिया था और बाद में जाकर के सुसाइड कर लिया। जहाँ पर लीड वन ये सारी बातें सुनते हुए कहता है क्या उसने सच में सुसाइड करा था या फिर ये एक मर्डर है। उसकी बात सुनकर के जो ग्वांटू होता है वो उसकी तरफ देखते हुए कहता है कि मुझे माफ करना यंग मास्टर, आखिरकार आपने
क्या कहा, जहाँ वो लीडवान से चिल्लाते हुए कहता है कि आखिरकार आप इतने डरे डरे हुए क्यों लग रहे हो यंग मास्टर। जो लीडवान होता है वो अभी भी सोच रहा होता है कि मैंने उसे काउंटलेस टाइम देखा था जब वो अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट कर रहा था और वो एक ऐसा ह्यूमन नहीं है जो कभी भी सुसाइड के रास्ते को चूज करे। फिर जो लीडवान होता है वो ड्रिंक डालते हुए कहता है मुझे लगता है ये ऐसा केस है, यानी ये जो बात है वो सच भी हो ही सकती है। क्वांटू को तो ये बात कुछ भी समझ नहीं आती कि आखिरकार लीडवान क्या बोल रहा है। जहाँ लीडवान कहता है कि अभी तक हम किसी भी साइड के ट्रूथ को नहीं जानते हैं और इसी वजह से हम अपनी मार्शल आर्ट को प्रिसाइज तरीके से सीखना चाहिए। उसके बाद सुनकर के जो क्वांटू होता है वो लीडवान से क्वेश्चन करते हुए कहता है कि आखिरकार क्यों, जो हमारी मार्शल आर्ट है वो इस बारे में क्या ही कर सकती है। तो लीडवान उससे कहता है क्योंकि तुम इस बारे में सच्चाई पता है तो तुम स्ट्रॉन्ग बनने के रास्ते को चुन सकते हो। अगर तुम्हें इस बारे में पता है कि तुम वीक हो तो ये तुम्हारे ऊपर बर्डन बन के ही रहेगा। उसके बाद सुनकर के क्वांटू लीडवान की तरफ देखते हुए कहता है कि हाँ, मैं अपना जरूरी लाइफ में बेस्ट दूंगा आगे। इसके साथ साथ जो लीडवान होता है वो अभी भी शक करते हुए कहता है कि अगर इसी तरीके से जो ग्रेट युवान फैमिली है वो मारी जा चुकी है और उसे सुसाइड का नाम दे दिया गया है तो मुझे लग रहा है कि वे सारे लोग अपनी लाइन को पूरी तरीके से क्रॉस कर चुके हैं। जिसके बाद ये सीन भी यहीं पे शिफ्ट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं अलायंस लीडर की हॉल का, जिसके अंदर हम देखते हैं उसी पर्सन को जो कि मिस सॉन्ग के मास्टर के साथ फाइट कर रहा था, जहाँ वो सामने की तरफ देखते हुए चिल्लाते हुए उन सब लोगों से कहता है कि अगर हमने जियानवू के लोगों को इसी तरीके से जाने दिया तो वो जरूरी हमारे हेवनली ब्लेड सेट के लोगों के ऊपर आने वाले फ्यूचर में अटैक कर सकते हैं। हम देखते हैं उसके सामने दो पर्सन को जो उसकी तरफ देखते हुए उससे कहते हैं कि क्या जो युवान नैन है वो ऑलरेडी तुम्हारे हाथों से नहीं मर चुका है, तो आखिरकार तुम ये सब क्यों करना चाहते हो। वो जो पर्सन होता है वो उनसे कहता है कि ये इनफ नहीं है। तो उसके सामने वो जो पर्सन होता है वो उससे कहता है तो अब हम क्या करें। उसकी बात सुनकर के वो पर्सन कहता है कि उस दिन जितने भी जो लोग थे मुझे लगता है उन सबको ही मर जाना चाहिए, क्योंकि अगर वो लोग लंबे समय तक रहे तो वो हमारे ऊपर भी और हमारे सेट के ऊपर भी अटैक कर सकते हैं। उसके बाद सुनकर के वो जो सामने पर्सन होता है वो थोड़ी सी स्माइल करता है। ये देख करके वो पर्सन अपने मन में कहता है कि आखिरकार सीमा तंग, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हो गई कि तुम मेरे ऊपर देख करके इस तरीके से हंस सको। तो ये जो पर्सन है ये सीमा तंग है, जहाँ वो सामने देखते हुए उनसे कहता है कि मुझे लगता है तुम्हें अभी के लिए यहाँ से चले जाना चाहिए। उसकी बात सुनकर वो पर्सन उनसे कहता है कि हाँ मैं समझ गया, और ऐसा कह करके वो वहां से चला जाता है। बट जो सीमा तंग होता है वो उसके साइड में जो उसका एडवाइजर होता है वो उससे कहता है ये जो पर्सन है ये अपने मिशन को कंप्लीट करने में फेल हो चुका है और मुझे लगता है कि ये पनिशमेंट को डिजर्व करता है इस रूड बिहेवियर के लिए। उसकी बात सुनकर के सीमा तंग हंसते हुए उससे कहता है कि देखने से ऐसा लगता है कि ये अपने टेम्पर को पूरी तरीके से लॉस्ट कर चुका है और 2-4 दिन बाद ये खुद ही ठीक हो जाएगा। उसके बाद सुनकर के उसके साइड में जो वो पर्सन होता है वो उससे कहता है आखिरकार आप उसके ऊपर इतना ज्यादा ट्रस्ट क्यों करते हैं। तो सीमा तंग उससे कहता है कि इस वजह से क्योंकि इसके पास ग्रेट स्किल्स है बट ये बिल्कुल थॉटलेस है, यानी इसे मैं ही कंट्रोल कर सकता हूँ। उसके बाद सुनकर के वो जो पर्सन होता है उससे कहता है कि माफ करिए मैंने सुना नहीं आपने क्या कहा। तो सीमा तंग उससे कहता है कि ऐसे जो लोग होते हैं वो काफी ज्यादा रेयर होते हैं हमारे इस जियान्यू में, क्योंकि जिस तरीके से तुम अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करते जाओगे तो जो तुम्हारी स्पीड है दिमाग की उसे भी यूज करने की तुम्हें स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, नहीं तो कोई और तुम्हारे दिमाग को यूज करेगा। और अगर यानी मैं कहूँ तो जितने ज्यादा तुम्हारे पास पावर्स है उसे यूज करने के लिए भी तुम्हारे पास थॉट्स होने चाहिए। ऐसे कहते हुए वहाँ पे खड़े होकर के वहां से जाते हुए उस पर्सन से कहता है क्या तुमने किसी पर्सन को ढूंढा जो तुम्हारे सबऑर्डिनेट के रूप में काम करे या किसी ऐसे पर्सन को जो कि थॉटलेस हो और जिसे हम यूज कर सके। उसके बाद सुनकर के वो साइड में जो पर्सन होता है वो उससे कहता है कि ऑफ कोर्स मैंने पहले ही अपने सबऑर्डिनेट को प्रेफर कर दिया है और उसे मैंने ही पहले चेक करा था। ऐसे सबऑर्डिनेट्स को मैंने छाटा है जो लोग हमें फॉलो करेंगे सिर्फ हमारे एक ही ऑर्डर पर। उसके बाद सुनकर के सीमा तंग हंसते हुए कहता है कि अच्छा ये तो बहुत ही अच्छी बात है, अब ये कोई भी मैटर नहीं करता कि आखिरकार हमारे पास कितने ही लोग हैं, क्योंकि वो सारे के सारे ही सिर्फ हमारे हाथ के ऊपर ही नाचेंगे और मैं तुम्हें भी चूज करता हूँ इसमें। ऐसे करते हुए वो काफी ज्यादा हंस रहा होता है। तो उसके साइड में जो पर्सन होता है वो उससे कहता है जो पब्लिक की ओपिनियन है वो देखने में ऐसा लगता है कि अभी ठीक है और हमें इस चीज को कवर अप करने की जरूरत है। उसकी बात सुनकर सीमा तंग उससे कहता है कि हाँ बिल्कुल, और ऐसे कहते हुए वहां से चला जाता है, जहाँ वो उसकी तरफ देखते हुए कहता है कि जो मा फेंजी है वो एकदम ही चेंज हो चुका है जब से वो अलायंस लीडर बना है। और मा फेंजी को देखने से ऐसा लगता है कि बिल्कुल भी सिंपल नहीं है, क्योंकि मैं इसको देखते हुए ये बात फील नहीं कर पा रहा हूँ कि आखिरकार मैं इसके माइंड को किस तरीके से रीड करूँ। तो इसी सीन के साथ ये एपिसोड यहाँ पे खत्म होता है। वीडियो चलेगी तो इसे लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों।